हो मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कहाँ से तू आया तोड़ा तोड़ा, भागा भागा प्यारा प्यारा। राम राम, नमस्कार। और कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होकर मस्त होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल में स्टॉक मार्केट लर्न विद संगीता। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं कि भैया आप सभी का दिमाग हिल जाएगा कि आपने, अगर जो पुराने लोग हैं उनको पता है, या HDFC बैंक का पुराना चार्ट खोल लो। 1999 में अगर आपके पापा ने 500 रुपए लगाए होते HDFC बैंक में, कितने रुपए? खाली 500 रुपए, तो आज 2025 में 18 लाख रुपए हो जाते। कितने लाख रुपए हो जाते? 18 लाख। अब आप बोलोगे कैसे? 1999 में 500 रुपए लगा दिए होते तो आज 18 लाख हो जाते। अब आप पूछोगे कैसे हो जाते? भैया उस समय HDFC बैंक का एक शेयर था 5 रुपए का। आज HDFC बैंक का एक शेयर कितने का है? 1800 रुपए का। 1800 टच करके आया और ऊपर भी गया था कुछ, तो हो जाते ना। 100 शेयर उस समय खरीद लेते, आज 18 लाख रुपए के बन जाते। तो ये परिस्थिति, अब ये परिस्थिति बनी कैसे? ये परिस्थिति बनी कैसे, ये एक अलग स्टोरी। पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मेरे पास में 100 करोड़ रुपए होते तो मैं शेयर मार्केट को चला देता। आप 100 करोड़ रुपए HDFC बैंक में डाल देना, आप हिला नहीं पाओगे उसको, ऐसे नहीं कर पाओगे। एक उसका पत्ता तक आप नहीं हिला पाओगे 100 करोड़ रुपए लेके। हजारों करोड़ रुपए भी डालोगे ना, तब जाके थोड़ा बहुत मूवमेंट करवा पाओगे आप। HDFC बैंक की यह हालत है। आप पूछोगे कि ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि HDFC बैंक हमारे वर्ल्ड में चौथे नंबर की बैंक है, विश्व में, पूरे अराउंड, ऑल अराउंड इंडिया की बात नहीं करें, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, उसमें चौथे नंबर की बैंक है। भारत में रिलायंस के बाद में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, रिलायंस के बाद में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे रिलायंस के पास में कितने, 21 बिलियन डॉलर की, 21 बिलियन डॉलर या 2100 बिलियन डॉलर का कुछ कैपिटल है मार्केट का, है ना। और HDFC बैंक के पास में है 180 बिलियन डॉलर का। आज बात में 180 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटल लेके बैठी है आपके HDFC बैंक। तो अगर रिलायंस दादाजी हैं तो HDFC बैंक हमारे मार्केट का, शेयर मार्केट का बाप है। अगर आपका HDFC बैंक ग्रीन में है तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को रेड में क्लोज करवाने में दम लगेगा आपको बहुत ज्यादा। और अगर ये रेड में है तो आप इसको ग्रीन में करवा ही नहीं पाओगे, आपको फिर भी बहुत ज्यादा दम लग जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसकी शुरुआत क्यों से हुई, ये कहाँ से शुरुआत हुई? आपको एक चीज और बताऊं मैं, 1994 में इसने 100 रुपए की पब्लिक ऑफरिंग की थी, IPO लेके आई थी HDFC बैंक। और पब्लिक ऑफरिंग 1994 में या शायद कुछ ऐसे ही कुछ आसपास में तब, तो 100 रुपए की ऑफरिंग करी थी, तो लोगों ने 88 रुपए में भी नहीं खरीदा था। 88 रुपए में भी ये नहीं खरीदा था इसको। आज वही कंपनी बैंक निफ्टी और निफ्टी का बाप है, मतलब वो चलेगी जिधर, उधर ही बैंक निफ्टी और निफ्टी चलेगा। HDFC बैंक चली इधर ऊपर के साइड, HDFC बैंक के कैसे ऐसे ऐसे चलती, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इसके पीछे पीछे ऐसे ऐसे चल देंगे। ठीक है, और अगर HDFC बैंक ने ऐसे ऐसे कर दिया तो फिर वो भी ऐसे ऐसे कर दिया धीरे धीरे। ये परिस्थिति है आज की तारीख में। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई आपका पूछना होगा, इसके पीछे एक अच्छी, बहुत अच्छी स्टोरी। अच्छा, हर स्टोरी ऐसी थोड़ी होती है कि भैया कोई भी आदमी, गरीब आदमी गया था, उसके बाप को उसने लोन नहीं, बैंक ने, किसी ने लोन नहीं दिया, तो बैंक से बदला लेने के लिए कि मैं खुद भी अपने बैंक खोल दूंगा। ऐसी स्टोरी हर व्यक्ति की नहीं होती। हर सक्सेस स्टोरी ऐसी नहीं होगी कि एक बहुत आदमी बहुत गरीब था, उसके बाप का बदला लेने, उसकी माँ के बदला लेने, या फिर उसको कुछ खुद का ही बदला लेने के लिए। कभी कभी चीजें होती हैं ऐसी, पर हर बार ऐसी नहीं होती। तो HDFC बैंक की स्टोरी ऐसी नहीं है।
HDFC बैंक की स्टोरी कुछ अलग है। HDFC बैंक के या HDFC के फाउंडर जो है वो कौन है? एच टी पारेख साहब। अब आप पूछोगे एच टी पारेख कौन है, ये क्या करते थे? क्या ये वो किसान थे जिनकी बीवी के गहने रखे हुए थे? नहीं भैया, ये ना तो किसान थे ना वो कुछ ऐसे थे। ये थे एच.टी. पारेख साहब, एक अच्छे फाइनेंस की नॉलेज रखने वाले व्यक्ति। और ये 1997 में 76 और या 77 में ICICI बैंक के चेयरमैन से रिटायरमेंट लेके घर बैठे हुए थे। मतलब ICICI बैंक में चेयरपर्सन थे और चेयरपर्सन से रिटायरमेंट लेके घर बैठे हुए थे। तब इनके दिमाग में आया कि यार मध्यम वर्ग की ये स्थिति है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति 20 से 22 की उम्र में, 20 साल से 22-25 साल की उम्र में नौकरी लगता है और ये 40-50 साल मर मर के काम करेगा और थोड़ा थोड़ा पाई इकट्ठा करके तब जाके अपना एक, जो हर मध्यम वर्ग के आदमी का सपना होता है, अपना एक घर बनाना, वो सपना पूरा करेगा 60 से 70 साल की उम्र में। हर एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति का ये सपना होता है, ड्रीम होता है कि मेरा खुद का घर, तब जाके ये अपना सपना पूरा करेगा। तो फिर क्या करें? इसकी मुझे मदद करनी है, मैं बैठा हुआ हूँ, बोर हो रहे थे बैठे बैठे, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई, तो क्यों नहीं हम मदद करें इनकी। तो उन्होंने अपने भतीजा उनका न्यूयॉर्क में रहता था, कहीं किसी बैंक में काम करता था, उससे बात करी। तो उसने बोला कि चाचा जी, यहाँ तो ऐसा होता है न्यूयॉर्क में कि 20 से 25 साल की उम्र में आपने जॉब लगा ली, ग्रेजुएशन कर लिया, आपने जॉब लगा ली, आपकी जॉब लग गई, अगले ही दिन आपको बैंक से लोन ले लेंगे, आप बैंक से लोन ले लो और अपना घर बना लो, अपना सपना पूरा कर लो। तो क्या ऐसा तो भारत में तो नहीं होता है? भारत में तो ऐसा कोई रूल तो छोड़ो, ऐसी कोई सी कंपनी नहीं है कि 20-25 साल के आदमी को लोन दे दे। ऐसी अगर कोई लेना भी चाहे तो ऐसी कोई सी कंपनी तो नहीं है। तो उन दोनों चाचा भतीजा ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं फिर चाचा जी, अपन ही खोल लेते हैं ऐसी बैंक कंपनी कि जो उस मध्यम वर्ग को लोन दे सके। जब कंपनी नहीं है तो हम ही खोल देते हैं, अपन ही खोल के और अपन कर लेते हैं ये चीज़। तो क्या तू एक काम कर, तू आ जा न्यूयॉर्क से, तू वहाँ क्या कर रहा है, यहाँ आ जा। तो क्या चाचा जी यार, मेरे को यहाँ सैलरी अच्छी मिल रही। अरे यार ठीक है, वहाँ जितना मिल रहा है उसका थोड़ा बहुत तो हिस्सा तो मैं भी दे दूंगा तेरे को। तो उससे आधी सैलरी में वो यहाँ आ गए। उनकी सैलरी थी उस समय शायद 3500 रुपये कुछ, तो उनको बेसिक सैलरी मिलती थी, 500 रुपये का कुछ अलाउंस मिलता था। वैसे करके 4000 रुपये उस समय उनको सैलरी ऑफर कर दी कि चलो ठीक है, मैं तेरे को इतना दे दूंगा, तू कंपनी खोल। तो उन्होंने 1976-77 में खोली HDFC हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसने अपना पहला लोन कितने का दिया? 35,000 रुपये कुछ का दिया था, वहीं पे थाने वाने में, मुंबई में कहीं पे कोई सी कंपनी को उसने दिया पहला लोन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने। ऐसे करते करते ये सारी चीजें हो गई। अब पर दिक्कत ये पड़ रही थी कि क्योंकि उनके पास में, खुद के पास में पैसे नहीं थे, वो तो एक मध्यम वर्गीय परिवार थे, मतलब अपर मिडिल क्लास के लोग थे। मिडिल क्लास में 3 तरह की कैटेगरी होती है, मिडिल क्लास में भी 3 तरह की कैटेगरी, अपर मिडिल क्लास, मीडियम मिडिल क्लास, मतलब एक मिडिल क्लास होता है, एक लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास ये होता है कि थोड़ा अच्छा होता है, उसके पास में गाड़ा घोड़ा, वही घर मकान सब अपना अपना होता है, थोड़ा बहुत पैसा भी होता है, मतलब वो अच्छी लाइफस्टाइल में मेंटेन कर लेते, मतलब हाई क्लास से थोड़ा सा नीचे वाला। मिडिल क्लास वही बेचारा जद्दोजहद में लगा रहता है, पर उसमें थोड़ी सी मेंटेन चीज़ होती है। लोअर मिडिल क्लास में बेचारा लगा हुआ है सुबह से शाम तक, नौकरी 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 और वो सारा। तो ये चीज़ एक अलग है, अब हम इसी के बारे में कभी अलग बात करेंगे। तो अपर मिडिल क्लास के व्यक्ति थे वो, अब उनके पास में ये सारी चीज़ें थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खोल के वो सारी चीज़ें कर ली। ठीक है भैया, उन्होंने कर ली, पर उनके पास में इतना पैसा तो था नहीं, जो था वो लगा दिया होगा, मतलब था नहीं। तो वो क्या करते थे, वो किसी एक या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या RBI से या कहीं से भी A% से लोन लेके वो खुद B% मान लो और किसी C% को लोन दे देते थे। अब यहाँ से मान लो उन्होंने 10% में लोन लिया, उनका खुद का 2% का एड ऑन हो गया, तो यहाँ पे उसको 12% में देना ही पड़ेगा।
यहाँ पे वो क्या करते थे 12% में दे देते थे। अब जब ये 12% में देते थे, ये 2% का एड ऑन करते थे, तो आदमी को लोन महंगा हो गया, मिडिल क्लास को फिर महंगा पड़ने लग गया यार। एक समय में तो ये हो गया था कि 18% तक का भी लोन मिलता है। आज तो हम 6-7%, 8% में भी रो देते हैं, 18% का लोन मिलता था। तो ये परिस्थिति, तो भैया बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो मिडिल क्लास फिर लोन लेना बंद कर दिया। अरे इतना महंगा लोन लेके क्या करें? तो उन्होंने दीपक पारेख जी के दिमाग में आया कि भैया एक काम करते हैं, हम एक बैंक खोल लेते हैं, जिसमें बैंक में क्या है, सस्ता पैसा आएगा। सस्ता पैसा अगर करंट अकाउंट में देखेंगे तो 0% का पैसा, उसमें कोई ब्याज नहीं देना उसको। सेविंग अकाउंट में देखेंगे तो 3 से 4% का ब्याज देना है, और एफडी में 5, 6 या 7% तक का पैसा देना है। मतलब हमें देना तो सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा तो है ही नहीं। मतलब हमें हमारे पास में पैसा सस्ता आएगा, हम हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट शेयर और हमारी चीज़ें मिला देंगे, वो फिर भी सस्ता हो जाएगा, 8%, 9% तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब हम सस्ता कर देंगे तो फिर लोग लोन लेना चालू कर देंगे। तो बोर्ड को पहली बार में ये बात पसंद नहीं है। और बैंक खोलेंगे तो दिक्कत आएगी, हमने तो चलाना नहीं आता है, हमने तो सीखा नहीं है, हमारे पास में लोग जो हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि बैंक चला पाएंगे, क्योंकि बैंक तो नहीं। फिर दीपक जी ने बोला और कुछ पॉइंट सेट किए, तो फिर मान गए बोर्ड कि ठीक है चलो खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बैंक को चलाएगा तू नहीं, कोई और चलाएगा, कोई और अलग टीम आएगी। मेरी ये वाली जो हाउसिंग फाइनेंस वाली टीम है, ये बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाएगी। दीपक पारेख जी ने बोला ठीक है चाचा जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग से एक सारी टीम खड़ी कर दूंगा, नई स्क्रैच से, जीरो से टीम खड़ी कर दूंगा, जीरो से सारी चीजें रहेगी, केवल मैं उसको गाइडेंस कर दूंगा, इतना तो चलेगा ना। तो हाँ ठीक है, कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब उन्होंने ये सब चीजें करी तो उनके दिमाग में फिर आया यार मैं आप किसको बुलाऊं, कौन मेरा ऐसा कोई साथी होगा, कौन व्यक्ति होगा जो मेरे इस विजन पे काम कर सकेगा। तो उनको उनके दोस्त की याद आई, आदित्य पुरी जी की, जो वो भी कहीं न्यूयॉर्क में या कहीं पे सिटी बैंक टाइप के किसी बैंक में काम कर रहे थे। वहाँ पे सीईओ थे कि भाई तू आजा, मैं ऐसी बैंक स्टार्ट कर रहा हूँ, तू उसका सीईओ बन जा। तो दीपक जी से बोला आदित्य जी ने, देख तू अगर टांग नहीं अड़ाएगा तो मैं आ सकता हूँ, पर अगर तू टांग अड़ाएगा तो मैं नहीं आऊँगा। ठीक है भैया आ जा यार, मैं टांग नहीं अड़ाऊंगा, तू तेरे हिसाब से चला लेना सारी चीज़ें, तू तेरे हिसाब से काम करना। अब उन्होंने अपने हिसाब से काम करके सारी चीज़ें करके आज HDFC बैंक को 2020 में रिटायर हो गए आदित्य पुरी जी। अभी कोई दूसरे व्यक्ति है, मेरे को नाम नहीं पता, ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि वो कौन थे, वो मेरे को नाम नहीं पता, आप खुद सर्च कर लेना, गूगल कर लेना भैया, गूगल बाबा से भी पूछ लेना कुछ चीज़ें, गूगल बाबा के लिए सारी 180 बिलियन डॉलर की HDFC बैंक खड़ी कर दी। HDFC बैंक और HDFC हाउसिंग फाइनेंस, और ऐसे करते करते उन्होंने 21 फाइनेंस सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में अपनी झंडे गाड़ दिए, अपनी कंपनी खड़ी कर दी, और आज मजे से व्यवस्थित है। और धीरे धीरे करके HDFC बैंक को वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक में 4थे नंबर पे लिए। अब आप सोचोगे कि कितना पैसा, अरे भैया 13 पब्लिक सेक्टर जो हमारे सरकारी बैंक है ना, 13 बैंक जिसमें आपकी SBI भी शामिल है, उसका पैसा भी 13 बैंकों के बराबर में एकलौती है, और उससे ज़्यादा है। बल्कि अगर मान लो HDFC बैंक की ये लाइन है अकेले की, और बाकी 13 बैंकों की मिला के लाइन बनाएंगे तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचेगी। इतना एरिया तो फिर भी खाली है, इतना मार्केट में कैपिटल है, इतना दम रखती है आपकी HDFC बैंक। इसीलिए बोला था मैंने कि 100 करोड़ भी डालोगे तो हिलेगा नहीं, कुछ नहीं, पत्ता भी नहीं हिलेगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो भाई साहब लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और एक हेल्प और कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, राम राम, टाटा, बाय बाय।